हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक किससे रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जो है ना, आपको ये कंटेनर्स आपने ज़रूर देखा होगा। रेलवे में बड़े स्केल पर जो इन कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है और जो गुड्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक लोकेशन से आपको दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाने के लिए जो है ना, इस ट्रांसपोर्ट के लिए आपको इसमें कंटेनर में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपको रख करके जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और ये जो कंटेनर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो है ना, अभी आपको जो रिसेंट बजट अनाउंस हुआ था उस बजट में यहाँ पर अलग से सेपरेटली जो है ना, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है आपको निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अलग से अनाउंस किया गया था फॉर आपको 10,000 करोड़ रुपीज़ के लिए। यानी कि ऐसी कंपनी जो कि आपको कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 10,000 करोड़ का जो है ह्यूज बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। तो सीधी सी बात है, ऐसी कंपनी जो कि कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग करती है या जिनका बिजनेस जो है वो आपको कंटेनर के अराउंड देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर आपको मैसिव ग्रोथ जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आज के वीडियो में हम इसी के अराउंड हमारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ कि वर्ल्ड की अगर आप टॉप 5 कंट्री का लिस्ट अगर आप निकालेंगे ना, कि वर्ल्ड की वो कौन सी टॉप 5 कंट्री है जहाँ पर अभी करंटली जो है सबसे ज़्यादा जो है आप बोल सकते हैं कि कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपको किया जा रहा है, तो उसमें नंबर 5 पर आपको हमारा देश इंडिया आता है। इंडिया का जो भी मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में वो ओनली 1.50% है। नंबर 4 पर आपको कौन देखने को मिलेगा तो सिंगापुर देखने को मिलेगा। टोटल वर्ल्ड का 2% कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जो है आपको सिंगापुर में किया जाता है। उसके बाद आपको जापान देखने को मिलेगा, जापान में 3% है। उसके बाद नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया है जो कि पूरे वर्ल्ड का 5% का मार्केट शेयर आपको कैप्चर करता है। अब अगर मैं आपको नंबर 1 पर बताऊं ना, तो नंबर 1 पर जो कंट्री है वो आपको चाइना है। और पूरे वर्ल्ड का 85% जो कंटेनर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको पता होगा कि शिप्स में जो बड़े स्केल पर वर्ल्ड में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो आपको कंटेनर की मदद से ही होता है। और कंटेनर को मैसिव स्केल पर यूज़ किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंटेनर्स अभी आपको अवेलेबल है ना, उसमें से 85% वो आपको चाइना, मेड इन चाइना आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली जो है यहाँ पर आपको होल्ड करता है। यानी कि नंबर 1 के बाद अगर आप नंबर 2, 3, 4, 5 को अगर आप देखेंगे तो हो सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में है। तो ये शो करता है कि चाइना का जो डोमिनेंस है वो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ह्यूज देखने को मिल रहा है। और इसी डोमिनेंस को जो है ना, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट आपको चैलेंज कर रही है। अगर मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊं कि ईयरली मैन्युफैक्चरिंग कितना होता है, तो इंडिया में भी जो करंटली मैन्युफैक्चरिंग नंबर है वो आपको 80,000 TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो इसकी यूनिट होती है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो नंबर 4 पर जो मैंने बताया सिंगापुर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का भी आपको करंटली उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं जापान की बात करूँ तो 1,50,000 है। वहीं अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूँ तो 2,50,000। और अगर मैं पर्टिकुलर चाइना की बात करूँ तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, वो आपको 4,50,000 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सॉरी 45 लाख आपको देखने को मिलेगा, 4.5 मिलियन है। तो सोच सकते हैं कि 45 लाख और 2,50,000 यानी कि कितना बड़ा डिफरेंस है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चाइना की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अब अगर मैं करंटली बात करूँ कि इंडिया आपको क्या यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है ना, ये करंटली अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि 80,000 TEU ये अभी हमारी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया की। और आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट टारगेट लेकर के चल रही है कि इसको 80,000 से जो है ना सीधा आपको 10 लाख यानी कि 1 मिलियन का टारगेट जो है वो यहाँ पर आपको सेट करके रखा गया है। और कब तक इसको कंप्लीट करना है, तो आने वाले नेक्स्ट आपको 5 साल में इस टारगेट को अचीव करना है। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से फंड एलोकेट किया है। कितना फंड एलोकेट किया है तो 10,000 करोड़। और ये 10,000 करोड़ किस में जाएगा, तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब्सिडी में जाएगा, बाकी कुछ टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह होता है उसमें जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को आपको पुश करेगी। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 26-27 दिस स्कीम इज द आपको कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियाज न्यू मैरीटाइम स्ट्रेटजी। टारगेट जो है यहाँ पर आपको क्रिएटिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन TEU एनुअली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 10 साल में आपको ये जो टोटल आपको देखने को मिलेगा ना, इस नंबर को यहाँ तक अचीव करना और इसके बाद इसको बड़ा भी करना है। क्योंकि अगर आप इंडिया का करंट अगर आप डिमांड देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इंडिया का जो इंपोर्ट है, यानी कि इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है नियरली 2 मिलियन एम्प्टी कंटेनर जो है वो हर साल हमको इंपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड से मंगाना पड़ता है। मेनली जो कंटेनर है वो जो एम्प्टी कंटेनर होते हैं वो आपको इंडिया चाइना से मंगाता है। और अभी 2 मिलियन आपको डिमांड है। और यहाँ पर हम कितना बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ओनली 80,000
कितना, हम ओनली 80,000 बना रहे हैं और 20 लाख का डिमांड है। तो सोच सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेड इन इंडिया के ऊपर में इसको पुश कर रही है। और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगी तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ऐसी कंपनी जो कि सेक्टर में वर्क कर रही है उसको हमको होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए 10,000 करोड़ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सपोर्ट द रैपिड ग्रोथ ऑफ कंटेनराइज्ड कार्गो। द इनिशिएटिव एम to build a strong annual manufacturing capacity over the next decade and position India as a globally competitive container manufacturing hub। ये यहाँ पर आपको इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में जो है यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आपको डिकेड होगा यानी कि 2030 के बाद तक जो है ना, ये आपको इंडिया को ग्लोबली कंपिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाने का टारगेट यहाँ पर आपको रखा गया है। 1.2 बिलियन डॉलर अगर आप इसको डॉलर के फॉर्म में देखेंगे। और जो चाइना का जो मोनोपोली है यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट का एम है टू ब्रेक चाइना लॉन्ग स्टैंडिंग मोनोपोली। इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आपको वर्क करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 5 साल के लिए यहाँ पर आपको पीरियड दिया गया है फाइनेंशियल सपोर्ट का। इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट आपको आ सकता है और 3,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब और 50,000 से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वहाँ पर आपको इस स्कीम के थ्रू जो है आपको क्रिएट होगा। बाकी जो एड्रेसिंग कॉस्ट है, क्योंकि चाइना के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी ह्यूज है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। और इंडिया में जो कंटेनर बनते हैं उसका जो कॉस्ट है वो 30 to 40% ज़्यादा होता है। और इसी कॉस्ट को कम करने के लिए जो है ना, यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए सब्सिडी वगैरह जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से स्टेक होल्डर निकल के आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, आपको सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। ये कुछ स्टेक होल्डर है जिसकी मदद से जो है ना पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज है वो यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में वर्क करेगी। बाकी प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अडानी ग्रुप जो है यहाँ पर आपको एंट्री लिया है और ऐसा रिपोर्टेड है कि अडानी ग्रुप प्लान कर रहा है एंटर करने का इन कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। और इससे आपको ओवरऑल जब बड़े प्लेयर्स सेक्टर में एंट्री मारते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी डिसरप्शन जो है वो हमको ओवरऑल सेक्टर में देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सप्लाई चेन रेजिलेंस भी है। बाय बिल्डिंग इट्स ऑन बॉक्सेस इंडिया सीक टू डी रिस्क इट्स ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम आपको वोलेटाइल ग्लोबल फ्राइट रेट एंड एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स को यहाँ पर आपको काउंटर करने के लिए ट्राई किया जा रहा है। लॉजिस्टिक हब बनाना है बाय 2047। 12% का जो है कोस्टल शिपिंग का टारगेट जो है इनलैंड में वो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स है और इसको ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक क्या है तो आप क्लियरली देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट 3 स्टॉक्स हु गॉट बेनिफिटेड आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10,000 करोड़ इन दिस सेक्टर। ठीक है ना, तो ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अनाउंस करी है। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिसको यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 37,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये कंपनी आपको कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, तो कंपनी का जो बिजनेस है ना पूरे इंडिया में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है कंटेनर के थ्रू वो आपको कौन करती है, तो वो आपको कॉनकोर करती है। और जो कंटेनर की डिमांड आती है ना, ये डिमांड कौन लेकर के आती है, तो ये डिमांड जो है वो कॉनकोर लेकर के आती है। तो ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और जैसे बजट में अनाउंस किया गया था ना वैसे इमीडिएटली जो है ना इस स्टॉक में हमको शानदार तेज़ी भी देखने को मिला था। तो मार्केट ने इस न्यूज़ को काफ़ी वेलकम किया था। बाकी आप देख सकते हैं कि कॉनकोर का क्या काम है, तो रेल के थ्रू मैक्सिमम जो कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन वो ये कंपनी करती है इंडिया के अंदर में। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर अपने बारे में बताया है कि कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ऑन कंपनी दैट हेल्प मूव गुड्स अक्रॉस इंडिया इन द स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज वे। ये यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है। बाकी कंपनी है जो कि कंटेनर्स के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है और कंपनी यहाँ पर सेफली रेल एंड रोड का यूज़ करती है और गुड्स को रीच करने में फॉर एक्सपोर्ट जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना वहाँ तक कंपनी जो है अपने जो कंटेनर से उसको पहुंचाने का काम करती है। बाकी आगे का जो काम है आउटलैंड जो है ना वो कंपनी नहीं करती है। इनलैंड कंटेनर के ऊपर में ज़्यादा फोकस रहता है। कंटेनर फ्राइट स्टेशन हो गया, वेयर हाउस का भी काम कंपनी करती है, यानी कि जो गुड्स होते हैं उसको स्टोर करके रखने के लिए जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं ना वहाँ पर भी कंपनी जो है अपने कंटेनर्स वगैरह आपको सप्लाई करती है। और यहाँ पर क्लियरली आपको मैं बता देता हूँ कि कॉनकोर जो है ना डज नॉट मैन्युफैक्चर कंटेनर इटसेल्फ, इंस्टेड इट एक्ट एज अ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी क्योंकि आपको कंटेनर की जो डिमांड है वो कॉनकोर की तरफ से आती है और इंडिया में ये डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो कंपनी को जो है ना चाइना से इंपोर्ट करके इसको मंगाना पड़ता है।
तो अभी अगर ये मेजर शिफ्ट अगर आता है मेक इन इंडिया के थ्रू और ये जो स्कीम आई है इसके थ्रू, तो इससे यहाँ पर इस कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। बाकी फ्लीट अगर आप देखेंगे कि कंपनी का जो फ्लीट है कहाँ कहाँ से आता है, तो इसमें BHEL के जो प्रोडक्ट है, मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो हैं वो आपको कंटेनर्स कंपनी आपको यूज़ करती है। और कंपनी का फ्लीट का साइज़ क्या है, यानी कि कंपनी के पास में टोटल कितने कंटेनर हैं, तो 55,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक कंटेनर जो है कंपनी के पास में देखने को मिलेगा, जो कि मैसिव फ्लीट है। 55,000 कंटेनर, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है जो यहाँ पर आपको कंपनी ऑपरेट करती है और सारी चीज़ों को जो ट्रैक किया जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कॉनकोर का जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ये कंपनी आपको आती है, नवरत्न PSU कंपनी है। और फर्दर अगर मैं बात करूँ कैरियर में, तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का 90% जो है वो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेनली आपको रेलवे के थ्रू किया जाता है। बाकी जो टर्मिनल ऑपरेटर है उसमें भी यहाँ पर आपको कंपनी का काम होता है। बाकी वेयर हाउस जो मैंने आपको बताया वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी यूज़ करती है। बाकी कोल्ड चेन सॉल्यूशंस, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कम ऐसी कंपनी है जो कि कोल्ड चेन सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। कोल्ड चेन सॉल्यूशन क्या होता है ना, बेसिकली जो फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसके थ्रू आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपको कोविड का याद हो तो कोविड-19 जब आया था तो उसकी जो वैक्सीन थी ना, उसकी वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है ना ऐसी कंपनी का रिक्वायरमेंट था जो कि कोल्ड चेन के थ्रू इसको सप्लाई करे, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आप इन तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं ना फार्मास्यूटिकल, उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में बिल्कुल एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है। और उसके ऐसे केसेस में जो है ना कंपनी की ये जो सब्सिडी कंपनी है वो यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। और ये आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्केल पे यूज़ किया जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के केस में टेक्नोलॉजी का भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। रियल टाइम कार्गो को आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन बिलिंग्स वगैरह के जो सॉल्यूशंस है वो कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। तो ये बात हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो इंडिया में कंपनी जो है ना रेल बेस्ड जो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 70% से ज़्यादा का जो आपको ट्रांसपोर्टेशन है ना वो कंपनी आपको होल्ड करती है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि मोनोपोली ये कंपनी है कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। और ऑनरशिप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 54.8% की होल्डिंग जो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी जो है के प्रमोटर की लिस्ट में जो है ना आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करूं तो रेवेन्यू में आपको कोई बहुत मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे ना फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो है 8,169 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये 8,600 करोड़ हुआ और उसके बाद अभी 8,800 करोड़। तो बहुत डिसेंट ग्रोथ जो है वह कंपनी ने दिखाया था। 6% एंड 3% आपको देखने को मिला। बाकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,174 करोड़ से 1,248 करोड़ और अभी 1,292 करोड़ देखने को मिलेगा। तो एक डिसेंट ग्रोथ जो है वो आपको सेम रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। हालांकि मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो पहले कंपनी का मार्जिन आपको 23% था, अभी कंपनी का मार्जिन आपको 22% है। तो कंपैरेटिवली मार्जिन अच्छा है, कोई बुरा मार्जिन आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि अभी करंटली 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। ROE एंड ROC जो आपको उतना इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 10 एंड 13% देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में 900 करोड़ से ज़्यादा है। हालांकि जो रिजर्व है कंपनी के पास में वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल काफ़ी कंट्रोल में हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू है एज पर पी और पेग रेशियो के हिसाब से, तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई। हालांकि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं FII की बात करूँ तो FII ने रिसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को जो है वो डाइल्यूट किया है, 9% के आसपास है। पर अच्छी बात है कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना वो 25.8% से बढ़ करके 28.6%, यानी कि जो FII ने 3% के आसपास बेचा है वही जो है ना आपको म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीद लिया। इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है इसमें कोई बहुत मैसिव शिफ्ट जो है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है कि इस कंपनी में आपको 92% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में ये कंपनी है, यानी कि प्रमोटर FII एंड DI के पास में। तो ये इस कंपनी के केस में एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई। अब चलिए सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी करंटली राइट नाउ जो है कंपनी आपको 94,000 करोड़ के मार्केट कैप में हमको देखने को मिल रही है। और कंपनी का बिजनेस क्या है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है प्योरली जो है ना वो आपको एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। कंपनी जो है बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जो आपको फ्रिगेट्स वगैरह जो होते हैं, कमर्शियल जो शिप्स वगैरह होते हैं उसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पर कंपनी साथ ही साथ में कंटेनर की भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी कर रही है। कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर जो है कॉनकोर की तरफ से मिला भी था, इस वजह से हमने इस कंपनी को यहाँ पर डिस्कशन में इन्वॉल्व किया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है
कि मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, नोन एज द शिप बिल्डर टू द नेशन, इज अ प्रीमियर डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये कंपनी आती है। नवरत्न स्टेटस है इस कंपनी के पास में। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि शिप बिल्डिंग का कंपनी का काम है। और मेनली कंपनी जो है ना इंडियन शिप यार्ड्स के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग का शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वारशिप्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा फॉर इंडियन नेवी के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि डिस्ट्रॉयर हो गया, उसके अलावा अगर आप फ्रिगेट्स देख सकते हैं, आपको कॉर्वेट्स देखने को मिलेगा, ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स वगैरह जो है, जो कि नेवी में जो आपको पेट्रोलिंग के लिए जो वेजल्स को यूज़ करती है ना, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ये कंपनी करती है। बड़े बड़े कमर्शियल शिप्स भी, कमर्शियल वेजल्स भी कंपनी बनाती है। तो ये सारे तो बिजनेस अपनी जगह पर है। हालांकि रिपेयर को करके भी कंपनी का जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो रिपेयरिंग के थ्रू भी आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशनल फैसिलिटी कंपनी का कहाँ पर है, तो मुंबई में कंपनी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। और कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो आपको करंटली 30,000 करोड़ से ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसको यहाँ पर आप कंपनी के केस में कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिस रीजन की वजह से हमने इस कंपनी को यहाँ पर कंसीडर किया है वो क्या है। तो मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस बाय एंटरिंग द शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू सपोर्ट द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एंड रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इंपोर्ट। जो आपको मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही कि चाइना का जो डिपेंडेंसी है इंडिया में कंटेनर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। और इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए आपको MDL ने जो है ना यहाँ पर आपको शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में आपको एंट्री यहाँ पर आपको बनाया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। 2500 से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर्स का ऑर्डर था, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर निकल के आया था। तो बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आ रही है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू नीड अप्रॉक्सीमेटली 60,000 न्यू कंटेनर बाय 2026। यानी कि अभी 2026 एंड होते होते इंडिया को अभी 60,000 से ज़्यादा नए कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके लिए एनुअल एडिशन जो है ना रफली हमको कितना, तो 10,000 TEU की कैपेसिटी हमको हर साल ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। और उसी लिए ये कंपनी यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर अगर आप देखेंगे कंपनी का कौन है, तो कंपनी जो है वो आपको BHEL के साथ में, आपको ब्रैथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के साथ में मिल करके कंपनी जो है अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर में आपको वर्क कर रही है। और एक्विजिशंस वगैरह भी कंपनी ने भी किया था। कोलंबो डॉकयार्ड करके एक कंपनी है जो कि श्रीलंका में, उसको कंपनी ने एक्वायर किया था अपने बिजनेस को फर्दर इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाने के लिए। और कंटेनर स्पेसिफिकेशन देखेंगे, जो मैंने बताया था कि कंपनी को जो ऑर्डर मिला था ना, उसमें से 10 फीट हाइट का कंपनी को 1500 कंटेनर बनाना था और 1000 कंटेनर जो है आपको 12 फीट हाइट का बनाना था। तो ये कंपनी का ऑर्डर का साइज था। और 20,000 कंटेनर पर ईयर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी जो कंपनी का निकल के आ रहा है कि MDL हैज इशू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू सेट अप स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंटेनर फैब्रिकेशन एमिंग फॉर अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अप टू 20,000 कंटेनर पर ईयर। ये कंपनी जो है टारगेट लेकर के चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जो कैपेसिटी है उसके बारे में। और स्ट्रेटेजिक रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिला 60,000 जो मैंने आपको बताया था वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अच्छी बात है कि कंपनी के जो नंबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 7,800 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ करके 9,467 करोड़ हुआ। और अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ करके 11,432 करोड़ हमको देखने को मिला। यानी कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने जो है ना ज़बरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है। पहले अगर आप देखेंगे इससे पहले तो ये आपको 36% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 21% है। रिसेंट ईयर में देखेंगे तो ये आपको 20% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो एक शानदार ग्रोथ जो इसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि कंपनी के जो नंबर्स है ना अभी रिसेंट क्वार्टर में, Q3 में ज़बरदस्त आया था, क्योंकि सिर्फ अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने ना आपको 3,600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर था। इस वजह से भी आप बोल सकते हैं कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 26 है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 1,119 करोड़ से बढ़कर के 1,937 करोड़, और उसके बाद ये आपको बढ़कर के 2,414 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैं कंपनी के मार्जिन्स की बात करूं तो पहले कंपनी का मार्जिन आपको 15% था और अभी ये मार्जिन जो है वो आपको बढ़ करके 18% हो चुका है। तो अच्छी बात है कि कंपनी के मार्जिन में हमको ग्रोथ देखने को मिला। मार्जिन ग्रो करता है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। बाकी फंडामेंटल पर आएंगे तो जैसे मैंने बताया था कि 94-95,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ है। ROE एंड ROC कंपनी के साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 34 एंड 43% देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है, एक भी रुपए का डेट नहीं है, ओनली 1 करोड़ 84 लाख है। तो ये कंपनी के साइज के हिसाब से बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है। इस वजह से जो डेट टू
इक्विटी है वो आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एमडीएल के केस में जो आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 80% से ज्यादा है और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 5% से ज्यादा होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग जो है रिमेनिंग शेयर आपको 11% के आसपास पब्लिक होल्ड करती है। तो इस कंपनी का भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये आपको दो कंपनी हो गई। अब चलिए थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है और एकदम माइक्रो कैप कंपनी है। 350 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड। कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी प्योरली जो है ना आपको हाई क्वालिटी आपको कास्टिंग्स होता है ना और जो कार्गो कंटेनर्स होते हैं इसकी कंपनी बड़े स्केल पर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में क्लियरली बताया है, एक एमएसएमई कंपनी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी को आपको बेस्ट एमएसएमई कंपनी का अवार्ड भी मिला था। और कंपनी का जो बिजनेस है आपको स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2014 एज अ स्मॉल स्टील फाउंड्री एंड मेजर कस्टमर वाज इंडियन रेलवे कंपनी के लिए मेजर कस्टमर था। बाकी 2021 में कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया था कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अलावा देखेंगे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर मोर देन आपको 13,000 से ज़्यादा कंटेनर जो है अभी तक कंपनी आपको बना चुकी है। 360 करोड़ से ज़्यादा के फॉरेन एक्सचेंज जो है कंपनी ने आपको यहाँ पर लेकर के आई है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 2021 में मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर का काम कंपनी ने चालू किया। और बाकी कंपनी का जो पूरा फोकस है वो अपने क्लाइंट्स को ऊपर में आपको कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग करना और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कम करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर में कंपनी का फोकस है। और जैसे मैंने बताया था कि 2024 में कंपनी को यहाँ पर बेस्ट आपको एमएसएमई ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कंपनी को यहाँ पर आपको मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपनी के केस में आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कंपनी का जो क्लाइंट्स कौन कौन से हैं तो इसमें आपको डीपी वर्ल्ड कंपनी का क्लाइंट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इंडियन रेलवे तो है ही, उसके साथ आपको प्रिस्टाइन लॉजिस्टिक हो गया, नवकार कॉर्पोरेशन हो गया, मैजगांव डॉक लिमिटेड हो गया, वेस्टर्न कैरियर हो गया, आपको एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है तो ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी है साउंड ऑर्डर बुक वर्थ ऑफ 110 करोड़। अगर आप इसको कोई बड़ी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि कंपनी का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। उस बेसिस पर ये ऑर्डर जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। 110 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। और आउट ऑफ 110 करोड़ जो है ना वो 31 करोड़ वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज़ मोर देन द 3 मंथ रेवेन्यू ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने 110 करोड़ में 31 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है। बाकी कंपनी हैज़ एडॉप्टेड मैनी इनोवेटिव आइडिया इन ऑर्डर टू सर्व कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री। बाकी नेगोशिएशन जो अभी चल रहा है यहाँ से भी कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के कोई फिक्स नंबर जो है कंपनी ने शेयर नहीं किया है। बाकी कंपनी फ्यूचर में आपको एक्सपांड भी कर रही है और यहाँ पर कंपनी ने क्लियरली आपको बताया भी है, क्या बताया है कि आवर कंपनी हैज़ एक्वायर 115 एकर्स ऑफ लैंड आउट ऑफ 144 एकर्स ऑफ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर टू पोर्ट सेटअप इन द फॉलोइंग फैसिलिटी इन फेजेज में आपको कंपनी बनाएगी। कहाँ पर? तो डेवलप थ्रू कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड, इट्स सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर गति शक्ति कार्गो रेल टर्मिनल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का काम आपको चल रहा है। बाकी सेटिंग कर रही है कंपनी एक वेगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 7,500 से 8,000 यूनिट। क्योंकि क्या होता है ना कि कंटेनर बनाना और रेलवे के लिए वेगन्स बनाना मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दोनों में डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रेलवे के लिए जो वेगन्स होते हैं ना ये भी आपको स्टील के थ्रू ही बनाया जाता है। अलग अलग टाइप के वेगन्स होते हैं, आपको पता होगा। कुछ वेगन्स होते हैं जो पूरी तरह से क्लोज होता है, जो लिक्विड को लेकर के जाने के लिए होता है। कुछ जो आपको कोल वगैरह के लिए होता है वो ओपन कंटेनर होता है। तो ये भी सेम प्रोसेस से बनाया जाता है और इसकी कंपनी वेगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कंपनी आपको लेकर के आ रही है। और एडिशनल कैपेसिटी जो है ना कंपनी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का वो कंपनी आपको बढ़ा रही है। मतलब 10,000 कंटेनर्स एनुअली कंपनी बढ़ा रही है। टोटल आपको 16,000 तक कंपनी की कैपेसिटी आपको हो जाएगा। और सेटिंग कर रही है अब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स पर भी कंपनी आपको काम कर रही है। और कंपनी स्टील फाउंड्री लगा रही है फॉर आपको बॉगी कपलर एंड व्हील सेट्स के लिए, फॉर रेलवे वेगन्स के लिए। बाकी एंसिलरी यूनिट जो होता है ना वेगन्स एंड कंटेनर उस पर यहाँ पर आपको कंपनी वर्क कर रही है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कंपनी ने फोकस में रखा है। और फर्दर जो फ्यूचर में एक्सपांड करने के लिए कंपनी ने क्लियरली बताया है कि कैपेक्स करने के लिए कंपनी आपको इंटरनल एक्यूरल इक्विटी डेट और अदर जो एफडीआई मॉडल्स है उसका कंपनी यहाँ पर आपको हेल्प करने वाली है। बाकी मैनेजमेंट का जो विजन है वो आने वाले साल को लेकर के काफ़ी स्ट्रांग है, बिल्कुल क्लियर है। कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया है कि प्रेजेंटली वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया and we have vision of becoming the biggest vegan manufacturer in India with major backward and forward integration project in line।
तो ये यहाँ पर आपको कंपनी ने बताया है, हालांकि बहुत छोटी कंपनी है। और अगर मैं वेगन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो इंडिया में टीटागढ़ से लेकर के BEML से लेकर के आपको जुपिटर वेगन जैसी बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पर आपको वर्क करती हैं। तो उन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को कंपनी कैसे कंपीट करती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। बाकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो कंपनी के जो नंबर्स है वो कोई बुरे नंबर नहीं है। अगर आप देखेंगे 63 करोड़ से 94 करोड़ और 94 करोड़ से 139 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको डिलीवर किया है। तो रेवेन्यू में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि इससे पहले ईयर में कंपनी ने 50% का ग्रोथ दिखाया और अभी बिल्कुल रिसेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 47% देखने को मिला। तो एक अच्छा ग्रोथ है रेवेन्यू में, जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आपको 8 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से आपको 14 करोड़ देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट भी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो 14% का मार्जिन कंपनी होल्ड करती है। हालांकि कोई प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो कोई बहुत मैसिव देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है ना कि क्या होता है कि जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हालांकि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, पर आपको बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बाकी फंडामेंटल की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि 350 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। ROE और ROC काफ़ी इंप्रेसिव है, 24 और 29% देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। रिजर्व आपको 67 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास में। वैल्यूएशन पर अगर आप आएंगे तो अंडर वैल्यू ये स्टॉक है। और बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और नॉर्मली माइक्रो कैप स्टॉक में आपको FII बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। बहुत रेयर चांसेस है कि FII देखने को मिले, यहाँ पर भी वैसा ही है। म्यूचुअल फंड की भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, तो आप इसको कंसीडर मत करिएगा। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो आपको पब्लिक के पास में है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपको कल्याणी कास्ट का देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये टोटल 3 कंपनीज थी जिसको यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। तीनों मैंने कोशिश किया था अलग अलग साइज की कंपनी आपके साथ डिस्कस करूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता होगा कि अभी बजट में ही जो है ना 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है। कितने? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अब सीधी सी बात है, जब इतने बड़े बड़े अभी जो पहला रेल कॉरिडोर या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, आपको पता होगा अहमदाबाद से लेकर के आपको मुंबई के बीच में जिसको बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन वाला जो प्रोजेक्ट है, तो वैसे ही 7 और प्रोजेक्ट आपको आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए तो सिंपली कमेंट में जो है ना आप बुलेट ट्रेन या फिर बुलेट लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा। बाकी मेरी तरफ से तीनों में से किसी भी स्टॉक को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।